हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आपने सुना होगा कि किसी महिला की शादी के बाद 7 साल के अंदर अगर अननेचुरल डेथ हो जाती है तो डाउरी डेथ का केस हो जाता है 304B इंडियन पेनल कोड। और 304B इंडियन पेनल कोड के केस की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि भले ही 302 में बेल हो जाए, लेकिन 304B यानी डाउरी डेथ में हस्बैंड को बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। 304B के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 20 अप्रैल 2023 को, अभी कुछ ही दिन पहले, एक बहुत ही लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट में बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल होल्ड किया है। ये जो दो बातें हैं कि विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज और अननेचुरल डेथ यानी 7 साल के अंदर अप्राकृतिक मौत, इन दोनों बातों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ये दो बातें यानी 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ, ये 304B में सजा करने के लिए काफ़ी नहीं है। दोस्तों, पूरा मामला क्या था, केस के फैक्ट क्या थे, आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लीगल फील्ड से किसी तरीके से जुड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आपका केस कोई इससे संबंधित कोर्ट में चल रहा है तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। तो देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे। एक FIR दर्ज कराई जाती है व्यक्ति के द्वारा और उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी पुत्री की शादी की थी। शादी के बाद विदा होकर वो ससुराल जाती है। इसके बाद जब मायके आती है तो उसके द्वारा बताया जाता है कि उसके पति, सास और देवर के द्वारा एक मोटरसाइकिल की डिमांड दहेज में की जाती है। मायके वाले अपनी लड़की को समझा बुझा करके फिर से ससुराल भेज देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये डिमांड और तेज हो जाती है और शादी के 2 साल बाद मोटरसाइकिल के साथ साथ जमीन की मांग भी करने लगते हैं। और एक दिन एक व्यक्ति के द्वारा उनको पता चलता है कि उनकी पुत्री की मौत हो चुकी है। वह ससुराल जाते हैं। उसके जब ससुराल जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी पुत्री को दफनाया भी जा चुका है। तो पिता के द्वारा यानी मृतक महिला के पिता के द्वारा पति, सास और देवर के खिलाफ 304B IPC 498A और 201A IPC में FIR दर्ज कराई जाती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है। ट्रायल कोर्ट में केस चलता है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा तमाम गवाहों के गवाही के बाद पति, देवर और सास तीनों लोगों को सजा कर दी जाती है। 10 साल की सजा 304B में और 2-2 साल की सजा 498A और 201 IPC में। अब दोस्तों, इस ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में क्या होता है और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, जब उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ सास, पति और देवर तीनों के खिलाफ क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है तो वहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा पूरी केस को देखने के बाद और दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद मां यानी कि सास और देवर दोनों को दोष मुक्त कर दिया जाता है। कन्विक्शन का जजमेंट सेट असाइड कर दिया जाता है और पति की सजा को बरकरार रखा जाता है। लेकिन पति की सजा को 10 साल से कम करके 7 साल कर दिया जाता है। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ पति के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट दिया जाता है। साथियों, जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो अपील दाखिल की जाती है, चरण सिंह एलियाज चरणजीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्रिमिनल अपील नंबर 447/2012 और अभी 20 अप्रैल 2023 को इसमें फाइनल फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल करने के बाद यह बहस की जाती है कि जितनी भी एविडेंस आई है ट्रायल कोर्ट में गवाहों के बयान में, उसमें किसी में ये नहीं कहा गया कि मृत्यु के ठीक पहले उस महिला के साथ क्रूअलिटी की गई और डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रूअलिटी की गई। यह भी कहा जाता है कि
उसके दाह संस्कार के समय, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ससुराल मायके वालों को ससुराल वालों के द्वारा उसके मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार की भी खबर नहीं दी गई, लेकिन ये तथ्य जरूर आता है कि दाह संस्कार के समय नानी और मामा मौजूद थे। तो यह बहस भी की जाती है कि अगर कोई इस तरीके की बात होती तो नानी और मामा के द्वारा तुरंत इत्तला दी जाती, शिकायत की जाती। एक बात और आती है गवाही में, और मृतका के पिता के द्वारा उसको स्वीकार भी किया जाता है कि मृतक महिला को मिर्गी के दौरे आते थे। इस तरीके से तमाम आर्गुमेंट करते हुए मुख्य रूप से जो बातें साबित करने की कोशिश की जाती है कि डाउरी डेथ के केस के लिए 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होना काफ़ी नहीं है, इनके साथ साथ यह तथ्य होना भी जरूरी है, जो एक आवश्यक तत्व है, कि मृत्यु के ठीक पहले उस महिला के साथ क्रूएलिटी की गई, डाउरी की डिमांड की गई, और डाउरी की डिमांड और क्रूएलिटी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, किसी तरीके से हो गई, या उसको मार दिया गया। तो यह एविडेंस नहीं है कि मृत्यु के ठीक पहले उसको प्रताड़ित किया गया किसी भी तरीके से और दहेज की मांग की गई, और मृत्यु की वजह दहेज की मांग और प्रताड़ना थी। इस तरीके की कोई एविडेंस नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पूरी एविडेंस को एवेल्युएट किया जाता है, और पूरी एविडेंस को एवेल्युएट करने के बाद फाइनली यह कहा जाता है कि सिर्फ शादी के 7 साल के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कि शादी के 7 साल के अंदर आप प्राकृतिक तरीके से महिला की मृत्यु हो जाना 304B में सजा के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ दोस्तों, अ बिग प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज एंड अननेचुरल डेथ ये सफिशिएंट नहीं है 304B में कन्विक्शन के लिए। और यह प्रिंसिपल होल्ड करते हुए पति की सजा को, जिसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और इस तरीके से सजा को रद्द करते हुए पति के द्वारा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जो अपील फाइल की गई थी उसको स्वीकार कर लिया जाता है, अलाउ हो जाती है वो अपील। तो दोस्तों 304B में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यह आदेश पारित किया गया है, इस जजमेंट के बहुत मायने निकलते हैं। जरूर इस जजमेंट से 304B के केसेस में बहुत फायदा होगा, और जो लोग फर्जी तरीके से 304B के मुकदमों को लगा देते हैं ससुराल वालों से वसूली करने के मकसद से या किसी और मकसद से, तो ऐसे झूठे मुकदमों में भी बहुत लगाम लगेगी, और ऐसे लोगों को जो कि झूठे फंसे हुए 304B में, उनको भी इस रूलिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी 304B के संबंध में। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मेरे चैनल में पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।